हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। भर जा चुके हैं 17.13% यानी कि करीब 34 लाख केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि से हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और ओवरऑल क्यूमुलेटिव फैटेलिटी अगर देश का देखें तो पाते हैं इट इज अराउंड 1.1% और 2 लाख के करीब डेथ देश में रिपोर्ट हुई हैं। इस संबंध में एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जो एक क्यूमुलेटिव डेथ रेट अगर देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने को डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफी नीचे है। साथ ही अगर हम देखें तो डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करें तो कुछ जिसे कह सकते हैं कि रिलेटिव सिग्नल ऑफ सेम्बलेंस ऑफ, शायद एक हम जो उसको एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं, उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। तो उस संबंध में हम देखें तो पाते हैं कि अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि केसेस में कुछ कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है, यह भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। इसी तरीके से अगर हम रिपोर्टेड डेथ को देखें तो पाते हैं कि अगर कल यानी कि पिछले 48 घंटे पहले अगर उसमें देखें तो 3,689 डेथ्स अगर रिपोर्ट हुई थी, तो पिछले 24 घंटे में 3,417 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो जैसे अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं, और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहां यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे, और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। इसी तरीके से अगर हम सैंपल केस पॉजिटिविटी, जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें कितने पॉजिटिव आए और उसको एनालाइज करके देखें तो पाते हैं कि 22 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि काफी प्रांत ऐसे हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5 से 15% केस पॉजिटिविटी वाली 9 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% पॉजिटिविटी वाली 5 स्टेट्स हैं। अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि कुछ अर्ली साइंस ऑफ प्लेटोइंग, या कुछ हद तक हम 1-2 स्टेट्स में ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800। महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेन्स प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं उन गेन्स को हम प्रिजर्व कर सकें, उन गेन्स के हिसाब से केसेस को और कम कर पाएं। इसी तरीके से कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि अभी भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट हो रहा है। वह स्टेट्स जरूरी है कि रिक्वायर्ड प्रिकॉशनरी स्टेप्स लें, रिक्वायर्ड कंटेनमेंट एफर्ट्स पर अपना ध्यान रखें, जिसमें मुख्यतः हम दिखाना चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरला ऐसी स्टेट्स में इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, जहां पर कि आप देखें
तो हमें केसेस का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यही सिचुएशन है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं। आज जरूरी है कि जहां पर भी केसेस में यह इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, हम उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करें। जिन जिन एरियाज में केसेस आ रहे हैं वहां पर कंटेनमेंट पर हमारा कार्य चलता रहे। साथ ही जिस तरह से कुछ स्टेट्स में हमें एक प्लेटोइंग और एक डिक्रीज इन केसेस का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से देश के कई जिलों में भी पिछले 15 दिनों से केसेस में कमी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः आप देखें छत्तीसगढ़ में दुर्ग, गरियाबंद, रायपुर और राजनांदगांव में केसेस में थोड़ा कमी देखी गई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, गुना और शाजापुर, लद्दाख में लेह लद्दाख, और इसी से तेलंगाना में भी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि केसेस में पिछले 15 दिन में कमी नोट की गई है। साथ ही महाराष्ट्र में करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस में कमी हम नोट कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः औरंगाबाद, धुले, भंडारा, गोंडिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, थाने और वाशिम डिस्ट्रिक्ट में हम पा रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से केसेस में कुछ एक कमी नोट की गई है। यहां हम फिर आप सबसे मनवी करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी है कि जो भी ये हमें गेन्स दिख रहे हैं इनको हम प्रिजर्व करें, इन पर कार्य चलता रहे। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट के एफर्ट्स उसी मोमेंटम, उसी गति से चलते रहें, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो भी हमें ये अर्ली साइंस ऑफ गेन दिख रहे हैं हम इनको फिर से लूज कर दें। वैक्सीन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैक्सीन कवरेज अब तक हम 12.07 करोड़ अबव 45 ईयर्स कवर कर चुके हैं। 1.57 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स कवर हो चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.06 करोड़ पीपल आर ऑलरेडी कवर्ड। जो 1 तारीख से हमारा नया प्रोसेस शुरू होना था, जिसमें कि स्टेट स्थाई पर और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी वैक्सीनेशन 18 से 44 साल के लोगों को हम कवर कर सकें, उसने इनिशियल बिगनिंग की है। करीब 18 लाख लोगों को उसमें वैक्सीनेशन के लिए कवर किया गया है और धीरे धीरे इस स्थिति में भी हम एक गति पाएंगे। आज हमारे सामने एक और पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो पाते हैं कि अगर आप देखें तो शुरू में 20 अप्रैल के समय पर जब हमारी 1,54,000 रिकवरीज थी और हमारे 2,59,000 के करीब डेली नए केसेस आ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि डेली नई रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में करीब 60% केसेस जो थे वो हमारे एक्टिव केसेस में कन्वर्ट हो रहे थे। रिकवरीज कम थी और डेली केसेस ज्यादा थे। उस ट्रेंड में भी हम एक पॉजिटिव अप्रोच देख रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे 30 अप्रैल में 77% रिकवरी थी विज़ावी न्यू केसेस, 2 मई को 78% थी और 3 मई को बढ़कर यह 82% के करीब हो गई है। ये अर्ली गेन्स हैं जिस पर हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करने की जरूरत है। इसी संबंध में सप्लाई साइड की तरफ से काम करने की जरूरत है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत है, जिसके तहत कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्यतः एक निर्णय है कि कैसे हम गैसियस ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज करें। हमारी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्लांट, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, वहां पर गैसियस ऑक्सीजन बनाई जाती है, हम उसको मेडिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि उस गैस को बनाती है जिसकी प्योरिटी हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए सूटेबल है और जो शहर के पास है वहां पर हम उस तरफ कार्य करते हुए साथ में उन्हीं प्लांट्स के नजदीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 फैसिलिटीज पर कार्य शुरू भी हो चुका है और यह प्लान है कि आने वाले कुछ ही समय में इन संबंधित इंडस्ट्रीज के आसपास ही 10,000 के करीब ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाए जाएंगे। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था, टोटल मिलाकर अब देश में 1,500 के करीब
पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। ऐसी 14 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर कि पीएसए नाइट्रोजन प्लांट्स हैं, और यह पाया गया है कि उन प्लांट्स में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव, उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव अगर बना दें और रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ चेंजेस किए जाएं तो यह प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही इन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज में 37 नाइट्रोजन प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। इन प्लांट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो चाहे हम इनके आसपास टेम्परेरी हॉस्पिटल बना सकते हैं या इनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं जहां पर कि एक हॉस्पिटल है, और नहीं तो जहां पर भी ये हैं उनको ऑक्सीजन को टैंकर्स के द्वारा हम एसोसिएटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे और बढ़ाया जाए ताकि हम कोविड-19 मैनेजमेंट के जिस तरह से बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने हैं उसको मैनेज कर सकें, उसके अंतर्गत कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मुख्य निर्णय है कि जो नीट और पीजी का एग्जाम है इसको कम से कम 4 महीने के लिए पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि यह 31 अगस्त से पहले नहीं किए जाएंगे। और साथ ही जब भी एग्जाम अनाउंस किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट ढंग से पढ़ाई कर सकें, उनको 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा। इसके द्वारा हमारे पास जो नीट और पीजी से संबंधित जो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, हम उनको क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कोविड ड्यूटीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी मैन पावर बढ़ जाती है। साथ ही जितने भी मेडिकल इंटर्न्स हैं हम उनको भी कोविड ड्यूटीज के लिए उनकी फैकल्टी के अंदर एज पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ सकें। इसके साथ ही फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी हम लोग टेली कंसल्टेशन या माइल्ड कोविड केसेस के बारे में उनको ओरिएंट करते हुए वहां भी उनका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स हैं वो एज रेजिडेंट्स कंटिन्यू करेंगे जब तक कि फ्रेश बैच ऑफ पीजी स्टूडेंट्स नहीं आ जाते। इसके साथ ही बीएससी और जीएनएम क्वालिफाइड नर्सों को भी हम फुल टाइम कोविड नर्सिंग ड्यूटीज के लिए उनका सहायता लेंगे, वह अपने सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर नर्सेज के अंडर में काम करेंगी। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो बेस्ड ऑन देयर ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन देयर सर्टिफिकेशन, उनकी सर्विसेज और उनकी सहायता भी कोविड मैनेजमेंट के लिए ली जाएगी। इसके साथ ही वह हमारे मेडिकल कर्मी जो आज एक ऐसी सेवा देश के लिए कर रहे हैं, जो प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को भी, अपनी आप को भी ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी खतरे में डाल के काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए जो भी आदमी 100 दिन कोविड ड्यूटी करेंगे उनको प्राइम मिनिस्टर डिस्टिंग्विश्ड कोविड नेशनल सर्विस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनको आने वाले किसी मेडिकल रिक्रूटमेंट में भी प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही जितने भी मेडिकल स्टूडेंट, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारे कोविड ड्यूटी में एंगेज होंगे, उनके सपोर्ट के लिए उनका वैक्सीनेशन और साथ में उनको जो हमारी ऑनगोइंग इंश्योरेंस स्कीम है उसमें भी कवर किया जाएगा। इसके साथ ही हमने स्टेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी वेकेंट पोस्ट हैं, चाहे वे डॉक्टर की हों, चाहे नर्सेज की हों, चाहे वे अलाइड प्रोफेशनल्स की हों, उनको एक एक्सेलरेटेड प्रोसेस के थ्रू 45 दिन के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के द्वारा एनएचएम के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए फिलअप किया जाए। आज जब हम एक स्थाई पर जो सप्लाई साइड यानी कि हम कैसे कि केसेस को मैनेज कर सकें, इस पर कुछ निर्णय ले रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। जरूरत है कि ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट के लिए कि हम रूट कॉज पर भी काम करें। रूट कॉज जो है वह हम हमेशा से बात करते आए हैं कि हम कैसे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकें। एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जिसमें कि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का रिक्वायर्ड प्रयत्न ना करें, वह कभी भी हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसकी कोर कैपेसिटीज और लॉजिस्टिक्स को ओवरवेल्म कर सकता है। इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से हम सप्लाई साइड अप्रोच यानी कि चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे वह टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हो, चाहे वह मेडिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उस पर काम कर रहे हैं, हमें डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी उसी
मोमेंटम से काम करने की जरूरत है। कलेक्टिवली जरूरत है कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी में उस अप्रोच से काम करते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे तोड़ें, उस पर कार्य करें। आज जरूरत है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट की है, कि एक तरफ हमारे एरिया जहां पर की केस पॉजिटिविटी कम है, केसेस कम आ रहे हैं, हम उनको प्रिजर्व करें, वहां पर हमारा कंटेनमेंट से रिलेटेड कार्य चलता रहे। दूसरा जरूरी है कि जहां पर अधिक सर्ज पाया जा रहा है, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर हम इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट जैसे कार्य पर भी ध्यान दें। इसी के तहत हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इससे संबंधित गाइडलाइंस इशू की हैं, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को रीट्रेट करते हुए कहा है कि हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न्स को आइडेंटिफाई करे, जो वह जिले हैं जहां पर कि 10% से ज्यादा केस पॉजिटिविटी है, या जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 60% से ज्यादा जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं या आईसीयू बेड्स हैं वह भरे चुके हैं। स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि उन जिलों में वह एरिया आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पर कि क्लस्टर ऑफ केसेस आ रहे हैं, और वहां पर लोकल कंटेनमेंट, जिसका प्राइमरी पर्पस है कि लोकल इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल, उसको कम किया जाए, उसको 14 दिन तक उससे रिक्वायर्ड एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कार्य किया जाए, जिसके तहत ही जो स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इंटरवेंशन हम आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि एक इंटेंसिव एक्शन उन एरिया में जहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस ज्यादा है, हमारा फोकस कंटेनमेंट पर बना रहे, हमारा फोकस एक्सेप्ट फॉर अलाउड एक्टिविटीज, बाकी गैदरिंग्स और कॉन्ग्रीगेशंस जो हैं उन पर हम ना होने दें, इसेंशियल सर्विसेज कंटिन्यूड रहें, टेस्टिंग और सर्विलेंस पर हमारा फोकस बना रहे, स्पेशल टीम्स जितनी बनानी है जिनके द्वारा हम कंटेनमेंट और सर्विलेंस करें, उस पर हमारा कार्य चलता रहे। इसके साथ ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन पेशेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री हम उसी को अपने हिसाब से, उसके हिसाब से अपग्रेड करते रहें। हॉस्पिटल एडमिशन, एक पेशेंट को हॉस्पिटल प्रॉपर तरीके से मिल सके और पब्लिक डोमेन में उसकी अवेलेबिलिटी हो डिटेल्स की, उसका एक प्रोसेस सेट किया जाए। वैक्सीनेशन पर हमारा एफर्ट्स बने रहें। कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसे हमने इससे पहले भी आपके द्वारा रिक्वेस्ट की थी कि मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक को दूर करते हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर फोकस करते हुए हम लोग काम करें, और यह भी इंश्योर करें कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, लॉजिस्टिक्स अपग्रेडेशन पर जब काम हो रहा है तो हम कंटेनमेंट पर भी, इन्फेक्शन स्प्रेड पर भी अपना कार्य उसी मोमेंटम और उसी सिंसियरिटी से करते रहें। धन्यवाद। Now I can request AS from the Home Ministry to brief the media. धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय साथियों, पिछले सप्ताह हमने कोविड केसेस में शार्प राइज होने के कारण मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अत्यधिक बढ़ने तथा उसकी आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की थी। जो लोग पिछले सप्ताह की चर्चा से अनभिज्ञ हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं संक्षेप में इस विषय से जुड़े सभी पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा तथा और क्या इस विषय में किया जा रहा है इस बारे में बताऊंगा। भारत सरकार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मैन्युफैक्चरर्स तथा अन्य स्टेक होल्डर के साथ निरंतर विचार विमर्श कर ऑक्सीजन के प्रोडक्शन, मूवमेंट तथा सप्लाई पूरे देश में सुनिश्चित कर रही है। सबसे पहले हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया था कि ऑक्सीजन का उत्पादन काफी अधिक बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी का 125% है। इसी प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की जो सेल्स है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है निरंतर, तथा अब ये 7,500 से लेकर 8,000 मीट्रिक टन तक प्रतिदिन हो रही है। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होने के बाद भी देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, और साथ ही भविष्य में कोविड केसेस में अपेक्षानुसार कमी न होने अथवा वृद्धि होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार विदेश से भी ऑक्सीजन इंपोर्ट कर रही है, जिससे कि भविष्य में भी यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे।
इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ हमने पिछले सप्ताह आपको बताया था कि देश में ऑक्सीजन आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो जैसे कि नए ऑक्सीजन प्लांट्स तथा मौजूदा प्लांट्स के उत्पादन में वृद्धि करना, स्टील प्लांट्स जिनका एक बाई प्रोडक्ट लिक्विड ऑक्सीजन होता है उनके उत्पादन में वृद्धि कर इसको बढ़ाना, मेडिकल ऑक्सीजन के परंपरागत मैन्युफैक्चरर्स के अलावा अन्य मैन्युफैक्चरर्स को भी के माध्यम से लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन कराना, और साथ ही इस संदर्भ में इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरर्स को भी मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। डिफेंस फोर्सेस तथा मेडिकल पर्पस को छोड़कर अन्य इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए लिक्विड ऑक्सीजन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और स्टील प्लांट्स तथा ऑयल रिफाइनरीज जिनके पास काफी मात्रा में ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है, उनकी मदद से जंबो कंटेनर बेस्ड कोविड हॉस्पिटल्स तैयार किए जा रहे हैं। मेरे साथी ने भी आपको बताया ही था प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्लांट्स के बारे में। और इसके पश्चात हम आवंटन की बात करेंगे। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मैन्युफैक्चरर्स तथा स्टेक होल्डर से चर्चा कर तथा स्वास्थ्य विभाग की जो नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आवश्यकता का आकलन कर एक डायनामिक प्रोसेस के तहत ऑक्सीजन का आवंटन किया जाता है, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। आवंटन करते समय इंडस्ट्री विभाग सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श कर कोशिश करता है कि ऑक्सीजन उत्पादन के स्थान से गंतव्य स्थान तक ऑक्सीजन भेजना कम से कम समय में सुनिश्चित किया जा सके। अब एक बार आपने प्रोडक्शन कर लिया और ये तय कर लिया कि कहां से किस स्थान कितनी मात्रा में भेजना है, तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिसकी वजह से हमें कई बार ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम उस पर चर्चा करते हैं, वो है मूवमेंट। जैसा मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि ऑक्सीजन जो है उसका उत्पादन अधिकांशतः देश के पूर्वी भागों में होता है जहां ये एक्सेस में उपलब्ध है, जबकि उत्तर भारत तथा मध्य भारत में इसकी मांग ज्यादा होने से यहां इसकी उपलब्धता कम है। अतः कम से कम समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑक्सीजन को टैंकर के माध्यम से सामान्यतः सड़क मार्ग से भेजा जाता है। पर इस वर्तमान समय में लंबी दूरी के स्थान में जहां टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा हो जाता, टर्न अराउंड टाइम से मतलब है कि आपका टैंकर एक जगह से भर के ऑक्सीजन चला और फिर वो जहां उसको पहुंचना है वहां जितना भी समय लगा 3-4 दिन, अगर वो सड़क से बहुत दूर से आ रहा है तो वहां पे फिर उसको अनलोड करके फिर वो वापस आया अपने स्थान जहां से उसको फिर से रिफिलिंग होनी है, तो वो पूरा जो एक प्रोसेस है वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। तो इस टर्न अराउंड टाइम को कम करने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि खाली टैंकर्स को वायुसेना की मदद से उत्पादन वाले स्थान तक एयरलिफ्ट किया जाए तथा ऑक्सीजन से भरे हुए टैंकर्स को रेलवे के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाकर गंतव्य स्थान तक शीघ्रता से भेजा जाए। यहां मैं फिर से उल्लेख करना चाहूंगा कि भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता, उसमें टेक्निकल रीजन से उसमें अनुमन्य नहीं है, उसमें खतरा हो सकता है। तदनुसार इस निर्णय के अनुसार पिछले 2 सप्ताह से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की मांग अनुसार जितनी भी उन्होंने मांग की उतनी उनको वायुसेना ने एयरलिफ्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी तथा रेलवेज ने मांग के अनुसार स्पेशल ट्रेन्स लगाई। किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की किसी भी मांग को इसमें अनदेखा नहीं किया गया और बल्कि कम से कम समय में सुनिश्चित किया गया। और इसके लिए एक वर्चुअल ग्रुप्स बनाए गए अलग अलग दोनों के लिए, जिसमें कि पहले से ही एक निर्धारित फॉर्मेट में रिक्वेस्ट आ जाती है कि कल के लिए, जैसे आज उन्होंने रिक्वेस्ट दे दी कि कल हमें इतने समय इस स्थान से वहां ले जाने के लिए एयरलिफ्टिंग की या फिर भरे हुए टैंकर्स को मूव करने के लिए ट्रेन की आवश्यकता है, तो उसी हिसाब से तत्काल संबंधित जो अधिकारी हैं वो पूरा एक उसका प्रोसेस टाई अप करके ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि निर्धारित समय पे वो उनको उपलब्ध कराया जा सके। अब जो इसमें खास बात है कि जो टैंकर्स हमारे हैं जिनकी आवश्यकता होती है किसी भी तरह से आप भेजें, टैंकर्स या कंटेनर्स, चूंकि ऑक्सीजन की मांग अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई तो टैंकर्स की नंबर्स को बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए और केंद्र सरकार के सुझाव पे सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने 50% तक नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स को ऑक्सीजन में परिवर्तन करने का काम किया है। काफी हद तक ये पूरा हो गया और अभी भी जो बचे हैं उन पर निरंतर कार्रवाई हो रही है। इसमें जब हम कन्वर्ट्स करते हैं तो उस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है जिससे कि ये कोई दिक्कत ना हो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। और साथ ही साथ विदेश से भी टैंकर्स आयात किए जा रहे हैं
जिनमें परचेज भी हो रहा है, हायरिंग भी हो रही है और अपने देश में भी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है। और अब इसमें हमें एक जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक जो कार्य किया है कि जो टैंकर्स पहले क्या होता था अपने प्रोडक्शन साइट से चले और रास्ते में हमें कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ हैं जब तक कि वो गंतव्य स्थान तक ना पहुंच जाएं। तो इसके लिए सभी अगेन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से डिस्कस करके एक जीपीएस टैगिंग का रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है और अब वो लगभग अच्छी तरह से सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। आज ही भी हमने उसकी देखी रिपोर्ट, जिसमें हमें सुबह सब दिख रहा था कि कौन सा टैंकर जो कहाँ से चला और कहाँ पे है। उसमें कलर कोडिंग भी करी गई है कि अगर कोई टैंकर मूव कर रहा है तो अलग कलर में दिखता है, कोई रुका हुआ है तो अलग, और अगर कोई टैंकर अपने रूट से जरा भी डाइवर्ट करता है या अनऑथराइज्ड स्टॉप करता है तो वो तुरंत फ्लैश हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टैंकर्स कम से कम समय में अपने प्रोडक्शन साइट से अपने डेस्टिनेशन पहुंच सके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश कर और फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ ही अलग निर्देश भी दिए कि ऑक्सीजन टैंकर्स या कंटेनर्स को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए तथा इन्हें ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध करा के इनका मूवमेंट बिना किसी अवरोध के सुनिश्चित किया जाए। अब मूवमेंट के बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। जब ये टैंकर से लिक्विड ऑक्सीजन पहुंच जाती है हॉस्पिटल्स तक तो वहां पे इनको दो तरह से स्टोर किया जाता है। कुछ हॉस्पिटल्स के पास अपने क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं जिसमें ये स्टोर कर लेते हैं तथा बाकी जो छोटे अस्पताल हैं विशेष रूप से वो जनरली ऑक्सीजन सिलेंडर्स के माध्यम से इसको स्टोर करते हैं। तो विशेष प्रयास करके निरंतर इनमें बढ़ोतरी की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नंबर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी प्रयास करके सभी के सम्मिलित प्रयास से इनमें काफी बढ़ोतरी होगी और अभी वर्तमान में भी की जा रही है, बाहर से भी हम लोग मंगा रहे हैं। वर्तमान में अब ये बहुत आवश्यक है और इस पर मैं आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा कि सभी अस्पताल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार ऑक्सीजन का जुडिशियस उपयोग सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में विभिन्न स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं और उनके बड़े सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। पर अभी भी मेरा पुनः सबसे आग्रह है कि इस पे हमें निरंतर ध्यान देना आवश्यक है जिससे कि हमारी जो ऑक्सीजन है उसका बहुत ही जुडिशियस उपयोग हो और समुचित तरीके से उसका उपयोग हो। साथ ही मैं सभी देशवासियों से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि वो सरकार के साथ साथ हम सब भी ये प्रयास करें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग या कालाबाजारी ना हो, जिससे कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको सही समय पे ऑक्सीजन मिल सके। जैसा मैंने आपको बताया कि देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और जो मूवमेंट में डिले होने के जो कारण थे उनको भी दूर करने का बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और काफी हद तक उनका निराकरण हो भी गया है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की होर्डिंग ना होने दें या कालाबाजारी ना होने दें। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस किया इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है। तो इसके लिए भारत सरकार तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके कई अलग अलग वर्चुअल ग्रुप्स बनाए गए हैं टॉपिक के अनुसार। जैसे टैंकर्स की उपलब्धता के लिए एक अलग वर्चुअल ग्रुप है, खाली टैंकर्स की एयर लिफ्टिंग के लिए एक अलग वर्चुअल ग्रुप है, भरे टैंकर्स की ट्रेन से मूवमेंट के लिए या रोड से मूवमेंट के लिए अलग वर्चुअल ग्रुप है और एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां सारे कोई भी ओवरऑल मैनेजमेंट इश्यूज आए किसी भी संदर्भ में तो वो तुरंत उसको वहां फ्लैग कर देता है संबंधित अधिकारी, चाहे वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का हो। और ये फिर वर्चुअल ग्रुप जो है वर्चुअल कंट्रोल रूम और इनफैक्ट सारे वर्चुअल ग्रुप्स जो मैंने पहले ही बताए ये सभी 24/7 रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं तथा किसी भी समस्या का तत्काल निराकरण करते हैं। अंत में मैं पुनः सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर घबराएं नहीं। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है तथा इसे शीघ्र देश के विभिन्न स्थानों में अस्पतालों को पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और हम सब अगर मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे तो मुझे कोई संशय नहीं है कि हम सब इससे विजयी निकलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर गुलेरिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।